नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज का दिन राजनीतिक और सुरक्षा दोनों ही मोर्चे पर बेहद अहम है। बिहार में नई सरकार के गठन का इतिहास रचने वाला है और मुंबई में लोकल निकाय चुनाव की दिशा बदलने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में हुए भयंकर धमाके की जांच अभी भी चल रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बड़े फैसले और घटनाओं के पीछे क्या राज छिपा है? क्या बिहार में सत्ता का नया समीकरण केवल नीतीश कुमार तक ही सीमित है, या गठबंधन और परिवार के अंदरूनी खेल भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं? मुंबई में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने का फैसला सिर्फ एक रणनीति है, या फिर इसमें कोई बड़ा राजनीतिक खतरा भी छिपा है? और दिल्ली धमाकों के पीछे क्या सिर्फ आतंकी संगठन का हाथ है, या इससे कहीं बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है? आज हम आपको लेकर चलेंगे इन सवालों की तह में, उन खबरों के पीछे के राज तक जिन्हें शायद आप पहली बार सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज खबरों का सफर, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विधायक दल के नेता चुने गए नीतीश 10वीं बार लेंगे सीएम पद की शपथ। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल की दिल्ली कोर्ट में पेशी, पूछताछ के लिए एनआईए ने मांगी रिमांड। चुनाव न लड़ना मेरी गलती, जन सुराज पार्टी को 4% वोट मिलने पर बोले प्रशांत किशोर। सुप्रीम कोर्ट से एक्टिविस्ट ज्योति जगपात को बड़ी राहत, अंतरिम जमानत मंजूर। ऐश्वर्या राय से पीएम मोदी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, धर्म जाति पर की बात। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर डिवाइडर से टकराकर पलटी बस, 40 यात्री हुए घायल। आंध्र प्रदेश में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर, 3 महिलाएं भी थी शामिल। ग्रेटर नोएडा में शटरिंग खोलने के दौरान गिरा लेंटर, मलबे में दबे 5 मजदूर। सोने चांदी की कीमतों में हुआ बड़ा उलटफेर, 1,23,450 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। भारतीय बाजार हरे निशान पर हुआ बंद, सेंसेक्स 513 अंक कुचला, निफ्टी 26,000 के पार। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम है। जी हां, बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में पहुंच गई है। आज जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नया नेता चुना गया, जिसके बाद विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की संयुक्त बैठक बुलाई गई। इस बैठक में नीतीश कुमार को औपचारिक रूप से एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया। ऐसे में साफ है कि नीतीश कुमार 10वीं बार ताज पहनने को तैयार हो गए हैं। वहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी परंपरा तोड़ते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को दोबारा डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया है। जी हां, बिहार में डिप्टी सीएम को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं और सवाल उठ रहे थे कि क्या भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को हटाकर नया डिप्टी सीएम लाएगी, या अचानक कोई नया तुरुप का पत्ता निकाल देगी। आइए जानते हैं इस खबर को विस्तार से। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जेडीयू नेताओं की बैठक में नई कैबिनेट के स्वरूप पर सहमति बन चुकी है। एनडीए में 5 दल शामिल हैं, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। उसके 89 विधायक हैं। इसी आधार पर इस बार भी 6 विधायकों पर 1 मंत्री का फॉर्मूला लागू किया गया है। अनुमान है कि कुल 18 से 20 मंत्री शपथ लेंगे। स्पीकर का पद भी भारतीय जनता पार्टी के कोटे में जाने की चर्चा है। जातीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए एनडीए स्पीकर और डिप्टी सीएम पद के लिए सवर्ण, ओबीसी, ईबीसी और दलित समाज के नेताओं के बीच संतुलन साधने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को दोबारा डिप्टी सीएम बनाने का फैसला लिया है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों ही चुनाव जीतकर वापस विधानसभा में पहुंचे हैं। दोनों नेताओं ने एनडीए की जीत में अहम भूमिका भी निभाई है। हालांकि पहले चर्चा हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम बदलने की परंपरा को जारी रखते हुए किसी नए चेहरे पर भी दांव लगा सकता है, जैसा पार्टी ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में किया था। दरअसल 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी ने सुशील मोदी की जगह तारकिशोर प्रसाद और रेणुका देवी को डिप्टी सीएम बनाया था। 2024 में एनडीए में वापसी के बाद पार्टी ने
फिर बदलाव करते हुए सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को यह जिम्मेदारी दी थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। वहीं इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को ओबीसी, ईबीसी, सवर्ण और महिला वोटरों का काफी समर्थन मिला है। वहीं शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो गई है। एनडीए की बैठक के बाद कल गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार सुबह 11:30 पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के कई शीर्ष नेता इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। पटना में शपथ को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और पूरे शहर में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीरों वाले पोस्टर लगाए जा रहे हैं। कल 20 नवंबर को आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण की तैयारियों की मॉनिटरिंग खुद नीतीश कुमार कर रहे हैं। उनका ये कार्यकाल इसलिए भी बहुत खास होगा क्योंकि वे 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। एनडीए की नई सरकार में जेडीयू के अलावा भारतीय जनता पार्टी और अन्य सहयोगी दलों को भी नेतृत्व मिला गया। जाहिर है बिहार की राजनीति में अगले 24 घंटे बेहद निर्णायक माने जा रहे हैं। गुरुवार को नई सरकार के शपथ लेने के साथ ही कैबिनेट के नाम और एनडीए की सत्ता संरचना साफ हो जाएगी। ऐसे में साफ है कि बिहार की राजनीति इस वक्त अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर है। नीतीश कुमार का सीएम बनना लगभग तय है, लेकिन और नई कैबिनेट किस किस के सिर ताज सजेगा, फिलहाल इन सवालों के जवाब तो शपथ के दिन ही आपको मिल पाएंगे। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं आज के अगले मुद्दे की तरफ। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी, जहां हर कोने में राजनीति की गर्मी महसूस होती है। अब यहां का सबसे बड़ा राजनीतिक रण मुंबई महानगर पालिका चुनाव आने वाला है और इस बार की सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेस ने महाविकास आघाड़ी में रहते हुए भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐतिहासिक फैसला कर लिया है। जी हां, आपने सही सुना, अकेले। बीएमसी यानी कि मुंबई की शहरी राजनीति का सबसे बड़ा मैदान, भारत के सबसे अमीर निकाय का चुनाव, जहां शिवसेना 25 साल तक किला जमाए रखी, जहां बीजेपी 2017 में नंबर 1 पार्टी बनी, कांग्रेस केवल 31 पर सिमट गई। 1.3 करोड़ आबादी, 40,000 करोड़ का बजट, लेकिन 2025 में कांग्रेस को अचानक अकेला चला रे का कीड़ा क्यों काट गया? बिहार में धूल चाटने के 24 घंटे के बाद मुंबई में अकेले उतरने का ऐलान कैसे कर दिया गया? आइए जानते हैं बीएमसी चुनाव से उठती सियासी भूचाल की पूरी कहानी। मुंबई महानगर पालिका चुनाव की तारीखें लगभग तय होने वाली हैं। 5 साल से ज्यादा के इंतजार के बाद दिसंबर जनवरी में महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव 3 चरणों में होंगे। मध्य जनवरी में बीएमसी चुनाव का सीधा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। इसी बीच कांग्रेस ने बड़ा धमाका करते हुए एमबीए में रहते हुए भी बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस का कहना है कि हमारी ताकत हम पर है, मत बांधो हमें। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हमने सीटें छोड़ी, अब स्थानीय निकाय में कांग्रेस अपने संगठन की ताकत दिखाना चाहती है। वहीं मुंबई कांग्रेस प्रमुख वर्षा ने खुलकर एमएनएस पर सवाल उठाते हुए कि हम राज ठाकरे की पार्टी के साथ कैसे जा सकते हैं। ये बयान उस समय आया है जब एमबीए नेताओं ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप पर एमएनएस के साथ संयुक्त रैली की थी। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह फैसला कांग्रेस को फायदा देगा या डुबो देगा? आपको बता दें, बीएमसी कांग्रेस का परंपरागत गढ़ भी रही है। 2017 में बीजेपी 82 सीटों को लेकर नंबर 1 बनी, कांग्रेस सिर्फ 31 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बिहार में गठबंधन में हमें डुबो दिया, अगर अकेले लड़े होते तो शायद ज्यादा सीटें लेकर आते, ज्यादा ऊर्जा होती। अब ये प्रयोग मुंबई में किया जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस अभी भी राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस को डर है कि शिवसेना उद्धव और एमएनएस के करीब आने से उनका मुस्लिम और साउथ इंडियन वोट बैंक खिसक सकता है। कांग्रेस को लगता है कि मराठी फ्रंट बन जाएगा और हमें बाहर खड़े खड़े ताली बजानी पड़ेगी। वहीं अगर कांग्रेस का गणित समझें तो कांग्रेस का मुंबई में वोट बेस 3 समुदाय पर टिका है।
मुस्लिम 20 से 22%, दलित 10 से 12%, दक्षिण भारतीय 8 से 10%, यानी कि 40% से अधिक जनसंख्या का झुकाव पारंपरिक रूप से कांग्रेस की ओर है। वहीं 2017 में 31 सीटें जीतने वाले पार्षद अभी भी सक्रिय हैं। मुंबई कांग्रेस ने हाल ही में 50,000 नए सदस्य जोड़े हैं और 1,150 लोगों ने टिकट के लिए आवेदन भी किया है। 2024 लोकसभा चुनाव में मुंबई की 6 में से 2 सीटें जीतने से भी कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है। ऐसे में जब कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर ही लिया है तो उसके सहयोगी दल भी कांग्रेस पर तंज कसने से बाज नहीं आएंगे। जी हां, अभी भी बिहार में जो दुर्दशा हुई है कांग्रेस को लगता है वो भूल गई। कांग्रेस कभी कभी अति आत्मविश्वास में बह जाती है। हरियाणा के चुनाव में हार मिली, महाराष्ट्र में हारे, बिहार चुनाव में हारे। देश में जहां कांग्रेस को लगता है कि वो बहुत ताकतवर है वहां उसे पराजय ही मिलती है। भारतीय जनता पार्टी की आंधुई में डूब जाती है। कांग्रेस को चुभने वाली ये लाइनें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि उनके अपने सहयोगी उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से कही गई हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता और प्रवक्ता आनंद दुबे ने जिस तरह से कांग्रेस को सुनाया वैसा तो दुश्मन भी नहीं कहते हैं। जाहिर सी बात है विपक्ष में इस समय उथल पुथल मची हुई है। विपक्ष में गठबंधन फट रहा है लेकिन कांग्रेस अपने फैसले पर अड़ी है। ऐसे में बीएमसी चुनाव का मैदान अब 3 नहीं 4 दिशाओं में फट चुका है। कांग्रेस अकेले उतरेगी, ये फैसला साहस है या जोखिम, इसका फैसला जनता करेगी। फिलहाल इतना तय है कि बीएमसी चुनाव सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं, मुंबई की सत्ता का सबसे बड़ा राजनीतिक महाभारत बनने वाला है। और एक बात तय है कि ये लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, पहचान और ताकत की भी है। इसीलिए आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। राघोपुर लालू परिवार का गढ़, जो दशकों से आरजेडी के लिए पक्का किला माना जाता रहा है, लेकिन इस बार यहां का चुनाव सिर्फ एक सीट जीतने का मामला नहीं था, बल्कि ये लड़ाई राजनीतिक रणनीति, गठबंधन की ताकत और परिवार के भीतर की जटिलताओं की थी। भले ही तेजस्वी यादव इस सीट से जीत गए हों, लेकिन क्या तेजस्वी यादव ने कभी सोचा होगा कि यहां उनका सामना फिर विपक्ष से नहीं बल्कि अपने ही परिवार, गठबंधन और राजनीतिक रणनीतियों से होगा। और सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी और मुकेश साहनी ने मिलकर तेजस्वी यादव का सत्ता मुश्किल किया? आज हम आपको लेकर चलेंगे घांगोपुर की इस राजनीतिक की कहानी के हर पहलू पर, जहां वोटों की नहीं बल्कि रणनीति, दबाव और परिवार के भीतर की जंग की भी लड़ाई लड़ी गई। आइए हम आपको बताते हैं इस चुनाव संघर्ष की पूरी कहानी। आपको बता दें, राघोपुर सीट हमेशा से आरजेडी और लालू परिवार का मजबूत किला रहा है। जैसे अमेठी कांग्रेस और गांधी परिवार का गढ़ है, वैसे ही राघोपुर तेजस्वी यादव और उनके परिवार का है। तेजस्वी यादव ने पहले उनकी मां राबड़ी देवी, पिता लालू यादव भी राघोपुर के विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार हालात अलग थे। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के गठजोड़ में राहुल गांधी का रवैया, मुकेश साहनी का दबाव और तेजस्वी यादव के परिवार का अंदरूनी झगड़े सबने मिलकर उनके लिए राह मुश्किल कर दी थी। आपको बता दें, राघोपुर की जंग सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, ये व्यक्तिगत और रणनीतिक जंग भी थी। राहुल गांधी ने बिहार में अपने अभियान के दौरान सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट किया, लेकिन इसका असर तेजस्वी यादव पर पड़ा। वहीं मुकेश साहनी ने महागठबंधन में अपने हिस्से की सीटों के लिए जोरदार मोलभाव किया, जिससे गठबंधन के अंदर समीकरण और जटिल हो गए। हालांकि जैसे तैसे तेजस्वी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। आपको बता दें, 3 साल से चल रहे नौमी फेल कैंपेन ने तेजस्वी यादव की छवि को नुकसान पहुंचाया और ये सब हुआ लालू यादव की मौजूदगी में। लालू यादव चुप रहे, जैसे कि तेजस्वी यादव के मामले में भी देखा गया है, लेकिन मौका मिलते ही हिसाब बराबर कर लिया गया। प्रशांत किशोर ने भी तेजस्वी यादव की जड़ें खोदने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जन सुराज अभियान के दौरान तेजस्वी को नौमी फेल कहकर निशाना बनाया गया। नतीजा ये रहा कि तेजस्वी यादव की पूरी रणनीति और उम्मीद भारी झटका लगा।
और उनका सीएम बनने का सपना चकनाचूर हो गया। कुल मिलाकर राघोपुर का संघर्ष तेजस्वी यादव की राजनीति के लिए एक सीख और चुनौती दोनों बनकर सामने आया है। जाहिर है राघोपुर ने साबित कर दिया कि राजनीति सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि रणनीति, गठबंधन, परिवार के भीतर की जंग भी होती है। तेजस्वी यादव के लिए विधानसभा चुनाव की यह हार सिर्फ सत्ता की कुर्सी नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण और रणनीति पर एक बड़ा सबक है। ऐसे में देखना होगा कि आगे तेजस्वी यादव इस अनुभव से क्या सीखते हैं और कैसे अपनी जड़ें फिर से मजबूत करते हैं। इस संघर्ष की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बिहार की राजनीति अब और भी दिलचस्प होने वाली है। खैर, जाते जाते आपको एक और मुद्दे से रूबरू कराते हैं। दिल्ली में हुए भयंकर धमाकों में मौत का आंकड़ा बढ़कर 15 पहुंच गया है। जांच में सामने आया कि यह हमला सिर्फ एक ट्रेलर था और इसके पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद का हाथ था। एजेंसियों का कहना है कि जैश ने भारत के खिलाफ फिरायदीन हमले का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा था। साथ ही संगठन ने महिलाओं को ऑनलाइन कोर्स के जरिए फंडिंग और जिहादी ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया था, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। जैश के शीर्ष कमांडर की महिला रिश्तेदार ऑनलाइन कोर्स की देखरेख कर रही थी। इस कोर्स का प्रचार पहले ही संगठन ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में किया था। इसमें एडमिन फीस के रूप में महिलाओं से 700 पाकिस्तान करेंसी भी ली जा रही थी। जांच में यह भी सामने आया है कि लाल किले के पास हुए फिदायीन हमले में बांग्लादेशी एवीटी सदस्य इख्तियार भी शामिल हो सकता है। एजेंसियां भारत बांग्लादेश सीमावर्ती जिले मालदा और मुशर्राबाद पर नजर बनाए रखी हैं। सूत्रों के अनुसार पकड़े गए संदिग्ध का लिंक एवीटी से और एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है, जिससे विस्फोट की योजना बनाने और अंजाम देने में मदद की हो। जांच में यह भी पता चला है कि 5 दिन पहले लश्कर-ए तैयबा और बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठनों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग हुई थी। जैश ने डिजिटल हवाला को आसान बनाने के लिए पाकिस्तानी ऐप जैसे सदापे के माध्यम से फंडिंग लेने की योजना बनाई थी। लाल किले के फिदायीन हमले के 15 दिन पहले अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में ये कोर्स शुरू किया गया था। जांच में यह भी सामने आया है कि हमले के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर ने अपने 2 फोन अपने भाई को दे दिए थे और उनसे कहा था कि किसी भी स्थिति में फोन को फेंक दिया जाए। बाद में सुरक्षा एजेंसियों ने फोन रिकवर किया और इसी फोन से उमर का आत्मघाती हमले का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में उमर ने लाल किले के पास हुए हमले को अंजाम देने और उससे सही करने की बात कही। एजेंसियों का मानना है कि दिल्ली धमाका सिर्फ एक शुरुआत थी और जैसे मोहम्मद भविष्य में और हमले की तैयारी भी कर रहा है। जांच अभी भी जारी है और सुरक्षा एजेंसियों पर हर पहलू की गहन पड़ताल कर रही है। दिल्ली धमाके की यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि भारत के खिलाफ आतंकवाद की बढ़ती योजना का एक हिस्सा है। आज की खबरें यहीं खत्म होती हैं, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की अगली सरकार का गठन, मुंबई में कांग्रेस का साहसिक कदम, राघोपुर का राजनीतिक संघर्ष और दिल्ली धमाकों की जांच, ये सभी घटनाएं केवल आज की नहीं, आने वाले दिनों की दिशा भी तय करेंगी। रात के इस अंधेरे में राजनीतिक और सुरक्षा के खेल ने हमें दिखा दिया है कि सत्ता, रणनीति और सुरक्षा कभी भी एक जैसी नहीं रहती। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे लेकर देश दुनिया की बड़ी और जरूरी खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।